इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ लो, कल नहीं देखा होगा कि ये आपने मैग्नेट लगाई और ये आपने बीकर लिया, ठीक है, नॉर्थ साउथ। इस वाले केस में भी आपने ये मैग्नेट लगाई नॉर्थ साउथ, ये आपका बीकर, ठीक। बीकर के नीचे साइड मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग है एज कंपैरिजन टू ऊपर साइड, राइट। जहां पे मैग्नेट है वहां पे मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा ना, जैसे ही ऊपर मूव करते जाओगे मैग्नेटिज्म कम होता जाएगा, मैग्नेट से दूर जाते जाओगे मैग्नेटिज्म कम। तो इसके अंदर मैंने डायमैग्नेटिक मटेरियल की फीलिंग्स ली है, कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल, उसकी फीलिंग्स ली तो ये पता पड़ा कि वो फीलिंग्स अपने आप को इस शेप में क्या कर रही है, अरेंज। इस शेप में अरेंज करने का या ऊपर बल्ज होने का मतलब यह है कि मटेरियल नीचे से किस तरफ जा रहा है, ऊपर। मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म से किस मैग्नेटिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, वीक, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। और दूसरे केस में ये एक नीचे की तरफ बल्ज होने का मतलब है कि अब तुम्हारा मटेरियल जो है वो कहां को मूव कर रहा है, नीचे। वीक पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म से स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या आता है, गैप, इसमें क्या आता है, बल्ज। क्लियर टू एवरीवन। यही सेम रहता है फेरो, यही सेम रहता है फेरो। लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ, ये मैग्नेट बीकर के नीचे वाले पार्ट में लगी हुई है, तो बीकर के नीचे वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, और जैसे बीकर में ऊपर जाते जाओगे तो वीक मैग्नेटिज्म, जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना, तो मैग्नेट वाले एरिया में स्ट्रॉन्ग होगा, ऊपर जाते जाओगे तो वीक होगा। कह रहा है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म से वीक मैग्नेटिज्म की तरफ मूव करते हैं। तो ये ऊपर को क्या बना दिया, बल्ज। इसका मतलब है मटेरियल कहां को मूव करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर, राइट। इस केस में आपका मटेरियल अंदर को घुसेगा, बिकॉज वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म से स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म जा रहा है। तो यहां पे आपको एज अ गैप शो हो रहा है, राइट। आपने जो मटेरियल लिए थे वो सीधे सीधे लिए थे ऐसे, फिर इसको मैग्नेट में रखा, तो उस वाले केस में ऐसे हो गए और इस दूसरे वाले में ऐसे। समझे, आपने तो बेस सेम लिया था, लेकिन जब आपने उसको मैग्नेट में रखा तो एक का जो बेस है वो ऊपर कोट गया, दूसरे का क्या हो गया, डाउन कोट, ऐसे। नंबर 3, डाय में लिखिए, डाय में, when a rod of diamagnetic material is suspended freely, when a rod of diamagnetic material is suspended, क्या on is suspended freely in a uniform magnetic field, comma, it aligns ALIGNS, aligns itself perpendicular to the direction of magnetic field, perpendicular to the direction of मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, कुछ भी कह सकते हो, फुल स्टॉप। उसमें लिखिए पैरा में, व्हेन अ रॉड ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल is suspended freely in a uniform magnetic field,
comma, it aligns itself, it aligns itself in the direction of magnetic field या magnetizing field. Itself in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड. फुल स्टॉप. तीसरे में भी सेम, जो दूसरे में लिखा वही सेम तीसरे में. तो या तो सेम लिख दो या जो लिखना वो लिख दो. ये देखो, ये डायग्राम है नॉर्थ साउथ. आपने यहां से एक मैग्नेट लटकाई जिसने अपने आप को इस डायरेक्शन में क्या किया, अलाइन. और दूसरे केस में तीसरे में भी ऐसे ही बनेगा जैसे दूसरे. रिकॉर्डिंग अलग ऑन है. कहा देखो, भैया चलो फिर ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी. जब भी आप रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लटकाओगे, किसकी रॉड, डायमैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो रॉड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होगी. देखो सॉरी, ये ऐसी नहीं है, ये से बाहर निकलते तरफ 3D फिगर है, राइट. ये रॉड ऐसी है इस तरीके से. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द रॉड. ऐसे लटकाते ना तो ऐसी सीधी लटक जाएगी ऊपर से, और जैसे ही आपने पैरामैग्नेटिक की ली तो वो ऐसी घूम जाएगी. नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रॉड एज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. पैरामैग्नेटिक में भी सेम होगा. क्यों होगा अर्थ? डाय का बताओ, डाय में परपेंडिकुलर अलाइनमेंट क्यों होगा? हाँ बताओ, समझे नहीं. ये मैग्नेट लगी, ठीक, तुमने लटकाई तो ऐसे ना हो कि वो ऐसी लटकी है. ये मैग्नेट लगी दो, तो ये ऐसे क्यों लटकी है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यों नहीं लटकी? डाय में.
हाँ क्यों? क्यों? हाँ तो क्यों? वही तो हमने नहीं लिखा है, हम रीजन पूछ रहे। हाँ प्रेम। नहीं, दोनों केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड है। मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण ये सब हो रहा है ना। एक पैरा ले रहा है, एक दाएं। ऐसा क्या चेंज है कि एक में परपेंडिकुलर अलाइनमेंट हो रहा, एक में इन द डायरेक्शन हो रहा? हाँ सर। हाँ एक्सीलेंट। तो उससे क्या होगा? हाँ हाँ। तो क्यों क्यों मतलब गुड, रीजन परफेक्ट है, बट क्यों? उससे क्या रिपल्शन होगा ना? देखो, इस केस में जो मैग्नेटिज्म डेवलप होगा इसमें, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट? जिसके कारण रिपल्शन के कारण वो घूम के क्या जाती? परपेंडिकुलर। इसमें सेम में होता है तो उसी डायरेक्शन में क्या रहता है? अलाइन। नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ 4, a diamagnetic substance develops। जल्दी ये सब पढ़ चुके, इसको लिख के खत्म करो, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन कर्व पढ़ाना है आज। दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डेवलप्स अ वीक मैग्नेटाइजेशन, in the opposite direction of in the opposite direction of applied magnetic field. Applied magnetic field. That means उसी में that means susceptibility स्पेलिंग पीछे देख लो। susceptibility of these materials susceptibility of these materials is small and negative, is small and negative. Susceptibility of these materials is small and negative. ध्यान रखिएगा, जायन डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है? नेगेटिव। पैरा और फेरो के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। टाई और पैरा में वीक मैग्नेटिज्म होता है तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? कम, राइट? सपोज 0.00015 और समथिंग काइंड ऑफ। फेरो में मैग्नेटिज्म स्ट्रांग रहता है तो पॉजिटिव रहेगा और वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा। जायन इज इक्वल्स टू m/h। तो इसके लिए जायन होता है -0.0000015। एक दो तीन चार, 4 जीरो है और 15 है। लिख लो लिख लो। दूसरी साइड आओ, दाएं में हो, दाएं में। अच्छा पैरा में आओ, ठीक है। ये लिखिए, पैरा में आओ। susceptibility of these materials 5 है, 5 0.0000015 मतलब 10⁻⁻6 की रेंज का।
पैरा पैरा में लिखो ससेप्टिबिलिटी ऑफ these materials is small and positive, is small and positive. Xi m is equals to 1.6 into 10 power minus 6 या 1.8 कुछ भी ले लो, ये पॉजिटिव है. नंबर 5, फेरो में कुछ नहीं, फेरो को छोड़ दो खाली, वही सेम, बस वैल्यू लार्ज हो जाती है, पॉजिटिव रहती है और वैल्यू लार्ज हो जाती है. पॉजिटिव एंड हैव लार्ज वैल्यू, पॉजिटिव एंड हैज लार्ज वैल्यू. राइट. नंबर 5, रिलेटिव परमियाबिलिटी डायमंड. हाँ हाँ क्या एच बना, कुछ भी, किसी को भी, कोई एक नेगेटिव होगा, दोनों के साइन अपोजिट है तो किसी को भी ले लो, कोई को भी ले लो. तुम एच का पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हो तो एम का नेगेटिव एक्सिस ले लो, बात तो वही है, कोई एक नेगेटिव होगा. रिलेटिव परमियाबिलिटी इज पॉजिटिव and less than 1. Relative permeability is positive and less than 1. दूसरे में लिखो पैरा में, relative permeability is positive and greater than 1. is positive and greater than 1. लिख लिया, पैरों में लिखो. Relative permeability is very large, is very large. आपको ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज दी गई हैं अभी पिछले पॉइंट. आप ये प्रूफ कर सकते हो कि रिलेटिव परमियाबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी पैरा में और लेस देन 1 होगी डायन. कर सकते हो. कौन सा रिलेशन? एनीवन? अर्थ कह रहा है कि ये यूज कर लो, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साई एम. इससे हो जाएगा प्रूफ, वो कह रहा है. हो जाएगा क्या? ये रिलेशन अपन ने पढ़ा है, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, वेयर म्यू आर इज रिलेटिव परमियाबिलिटी, ज़ाई एम इज ससेप्टिबिलिटी. अगर बात करें किसकी, मैग्नेट की, तो म्यू आर हो जाएगा 1 प्लस ज़ाई एम कितना था, माइनस 0.0001 है. हमेशा 1 से क्या आएगा, छोटा. दिस वैल्यू म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन 1. आया कि नहीं? क्योंकि ज़ाई एम हमेशा नेगेटिव आना है, और 1 में कभी भी नेगेटिव वैल्यू ऐड करोगे तो 1 से छोटी ही आएगी, कभी 1 से बड़ी आ सकती है क्या? नहीं. मतलब ये चीज से प्रूफ हो जाएगा कि आपका म्यू आर हमेशा लेस देन क्या होगा, 1. दूसरा केस किसका, डाई का. म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस या 1.8. तो 1 में
कभी भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे, वो कितनी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा 1 से क्या होगी, बड़ी। इस केस में म्यू आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। क्लियर? लिख लो तुम, ये वाला लिख लो जो आपने दाएं का पॉइंट लिखा उसके नीचे, ये वाला लिख लो जो आपने पैरा का पॉइंट लिखा उसके नीचे। गर्मी यार, खींचो का खींचो, मैच की नहीं थी, मैच नहीं नहीं, तुम किसके साथ आई थी, पापा? पैरों के नीचे लिख लो 10 पावर 3 to 10 पावर 6 की रेंज की इसकी म्यू आर रहती है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, 7 ही 6 होगा। लिखे? The susceptibility of, next point, 6th, the susceptibility of diamagnetic substance is independent of किसके इंडिपेंडेंट रहती है? टेम्परेचर। वेरी गुड, टेम्परेचर। उसके नीचे अगर ग्राफ बनाया जाए टी और जायन में, तो कैसा बनेगा? मान लो यहां से बनाना है, वेरी गुड, बना लो। दिस इज द ग्राफ बिटवीन जाइम एंड टी, पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस, बिकॉज जाइम टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, सीधी लाइन। पैरा में आ जाओ, रुक जाए, पूछ ले। डिपेंड करता है बॉडी की प्रॉपर्टी उसमें। हाँ हाँ, तो वो मैंने बताया था कि सैचुरेशन पॉइंट के बाद सारे प्रॉपर्टीज की मतलब, हाँ उसके अंदर की बात। पैरा, ससेप्टिबिलिटी ऑफ, पैरा के अंदर ससेप्टिबिलिटी ऑफ these materials, susceptibility of these materials is inversely proportional to the temperature। कैसा ग्राफ बनेगा अगर जाइम का बनाए? जाइम टी, बना लो।
पैरों में लिखो। With rise in temperature, with rise in temperature, susceptibility of these materials, susceptibility of these materials is given by लिख लो वही क्यूरीज लॉ वाला फॉर्मूला, Xi is equals to C upon T minus Tc. I dot E decreases with temperature. I dot E decreases with temperature. नहीं, ग्राफ नहीं है उसका, ग्राफ नहीं है। ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि इनवर्सली रिलेशन नहीं है टेम्परेचर के साथ, T माइनस टीसी के साथ है, तो T के साथ सीधा ग्राफ नहीं बना सकते, है ना, इसलिए उसमें ग्राफ नहीं बना। हाँ कह सकते, एक समय तक के लिए डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज तो कभी नहीं होगी। इंक्रीज कब होगी? तुम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे ले रहे, वो 1/Xi m और T का बनाया था। चलो सुनो अच्छे से, लास्ट टाइम वो चैप्टर याद है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला? उसमें एक कर्व पड़ा था, वो कर्व समझने के लिए आपको 10 मिनट लगे थे कम से कम। सेम ये टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंट वो कर्व था उतना इंपॉर्टेंट ये कर्व है। अपन पढ़ने जा रहे हैं हिस्टेरिसिस, डालिए मैग्नेटाइजेशन कर्व, HYSTERESIS, हिस्टेरिसिस। HYSTERESIS, राइट। नो देखो देवांश, नहीं आ रहा समझ में? नाम लेने पे क्यों मजबूर करते हो? और वेदांत, अभी ना तुम वहां बातें करने बैठे हो क्या? नाउ फॉर 10 मिनट्स फोकस है। अगर बीच कर्व में किसी का भी कंसेंट्रेशन, इवन मेरा भी गया तो मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, भूल जाऊंगा, तो कोई भी चीचा चू चपड़ ना हो जाए। करना है अभी कर लो, टेक योर टाइम, 1 मिनट, जितनी बात करनी कर लो, बट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स फोकस है। एक बार कर्व शुरू होगा तो एट द एंड कंप्लीट होगा, राइट। देखिए यहां पे विजिबल टू एवरीवन, जो जहां बैठा है अच्छे से देखो, दोनों तरफ से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। हाँ, जहां शिफ्ट हो जाओ, कोई दिख रहा है वहां से? ये कर्व है किसके बीच का? M और H, या फिर B ले लो। किस किस के बीच का है? B और H।
एक्स एक्सिस पे लेना है एच, वाई एक्सिस पे लेना है B. व्हाट इज एच संस्कार? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड जो आप दे रहे हो। व्हाट इज बी वरुण? बी क्या है? नहीं, अभी आपने जो 10 टर्म्स पढ़े हैं उसमें बी से क्या डिनोट किया? नहीं नहीं, हाँ नहीं, The net magnet. मैग्नेटिक इंडक्शन चेक करो, यू आर डिनोटिंग बी विद द मैग्नेटिक इंडक्शन। बोल रहे थे? ठीक, I accept। Total में. तो ठीक है ना, उसका नाम क्या है यहां पे? मैग्नेटिक इंडक्शन। आप ग्राफ बनाने जा रहे हो H और B के बीच, वेयर H इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन कुल मिला के दोनों की है, इसमें दोनों टर्म्स आते हैं, राइट? मटेरियल की भी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड की भी। समझते हैं एग्जांपल से। आपने एक सोलेनॉइड लिया, क्या लिया? सोलेनॉइड। उस सोलेनॉइड के अंदर आयरन की बार डाली, किसकी? आयरन। दिस इज योर सोलेनॉइड, राइट? और इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो? आयरन की बार। इस सोलेनॉइड को आपने एक बैटरी से क्या किया? Connect. ठीक, आप जैसे की को क्लोज करोगे इसमें से फ्लो होना चालू क्या होगा? करंट। और ये करंट यहां पे क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज योर एच, दैट इज योर एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक, आपने मटेरियल डाला है फेरोमैग्नेटिक। कौन सा डाला है? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आप जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हो ये मैग्नेटाइज होना क्या हो जाते हैं? चालू, कोई दिक्कत नहीं जाती। थोड़ा ही सा दे दो उसी में मैग्नेटाइजेशन होने लगता है, बढ़ा दोगे तो और होगा। मतलब कि जैसे जैसे H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन आयरन की रॉड में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, राइट? आप जैसे जैसे H बढ़ाओगे वैसे वैसे B बढ़ेगा। कुल मिला के आप इस आयरन की रॉड को मैग्नेटाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैग्नेटाइज। अपन को यही पढ़ना, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्या पढ़ना है? मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन करने के लिए आपको करंट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि H बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण B अपने आप क्या होगा? बढ़ेगा। डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको करंट फिर क्या करना पड़ेगा? कम, मतलब H क्या करना पड़ेगा? कम, जिससे आपका B भी क्या होगा? कम। सुनने में आसान, लेकिन देखिए होता क्या है। आपने क्या बनाना? एक मिनट, ओके, कर वैसे। आपने पहले इसको O लिया, बस पॉइंट्स में सेम ले लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। O A G C, ओके, O A G एंड दिस इज C, फाइन। नीचे वाले पॉइंट्स लिए हैं D E F, दिस इज, यू कैन टेक D, दिस इज E, दिस इज F, फाइन। A G C, समझ, कोई इश्यू नहीं है, बहुत सिंपल सा कर रहे। आप दोनों जीरो थे, H 0 B 0। आपने धीरे धीरे H को बढ़ाना चालू किया, H के साथ साथ आपका B भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, एक पॉइंट आएगा, पॉइंट A, इसके बाद आप H को और बढ़ाते रहो,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को आप धनाधन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद आपका मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ाना क्या हो जाएगा, बंद। क्योंकि भाई प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल भी तो कोई चीज होती है। आयरन एक लिमिट तक मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके बाद उसको तुम कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखो, उसके अंदर और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर सकते हो क्या, नहीं। देयर इज अ सर्टेन लिमिट ऑफ एच अप टू विच द बी विल इंक्रीज। आप एच को बढ़ा रहे हो, आपका बी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक। इसके बाद अगर आप एच को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बढ़ेगा, मतलब एक ही बाद आयरन मैग्नेटाइज होना क्या हो जाएगा, बंद। इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहलाता है, सैचुरेशन पॉइंट। द लिमिट अप टू विच यू कैन मैग्नेटाइज अ आयरन। इससे ऊपर आयरन को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। फाइन, ए पे पहुंच गए। अब मैंने क्या किया, करंट कम करना चालू किया, मतलब अब एच को क्या कर रहे हो, डिक्रीज। एच को डिक्रीज करोगे तो ऑफकोर्स सी बात है बी भी क्या होगा, डिक्रीज। यहां से मैंने एच को कम करना चालू किया तो साथ साथ मेरा बी भी क्या हो रहा था, डिक्रीज। देखो एच डिक्रीज हो रहा है, बी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, जी तक। लेकिन जी तक पहुंचते पहुंचते एक्स एक्सेस की वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब आपने टोटल जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दी थी वो वापस ले ली। एच क्या हो गया, 0। लेकिन स्टिल अभी भी बी की वैल्यू कितनी है, ओजी। बी की वैल्यू कितनी है, ओजी। मतलब आपने आयरन में से पूरा करंट छीन लिया, पूरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वापस ले ली, स्टिल अभी भी आयरन कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन सस्टेन कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दे स्टिल सस्टेन द मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं इसको, रिटेंटिविटी। हमारे हिसाब से अगर H 0 किया तो B भी क्या हो जाना चाहिए था, 0, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉइंट G क्या शो कर रहा है कि आपने यहां तक पहुंचते पहुंचते S को क्या कर दी, 0, लेकिन H Z करने से, 0 करने से पता पड़ा कि अभी B 0 नहीं हुआ। B 0 हुआ क्या, नहीं। प्रैक्टिकली चल रहा है ये सब। क्या चल रहा है, प्रैक्टिकली। दे हैव चेक्ड कि व्हेन दे हैव नोन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, स्टिल उस आयरन के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन था। अभी आपका आयरन पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, उसने कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन क्या किया है, सस्टेन। दैट इज ओजी। इसको कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। और ये प्रॉपर्टी किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कि जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर दो, 0, स्टिल देयर सस्टेन सम मैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इतना समझना है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। अब हमें आयरन को पूरा डीमैग्नेटाइजेशन करना, हमें क्या करना, आयरन को पूरा डीमैग्नेटाइज करना। क्या करें, उल्टे डायरेक्शन में एच देते। अभी एच आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में दे रहे थे, अब तुम एच का डायरेक्शन क्या कर दो, चेंज। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को किस डायरेक्शन में दे दो, दूसरे। ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में एच देना चालू की, ठीक है। एक पॉइंट आते आते कभी तो एम क्या होगा, 0, या बी क्या होगा, 0। जैसे ही आपने एच को उल्टे डायरेक्शन में दिया, सी पे पहुंचते पहुंचते आपका बी क्या हो गया, 0। देखो यहां पे बी क्या है, 0, लेकिन एच की वैल्यू कुछ है, ओ सी। दिस वैल्यू ऑफ एच इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। क्या कहते हैं इसको, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी। एनीवन हु कैन डिफाइन व्हाट इज कोएर्सिविटी इस कॉन्सेप्ट से,
कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज कोएर्सिविटी? मैंने आपसे कहा H की जिस वैल्यू पे पूरा आयरन का बार डीमैग्नेटाइज हुआ है वो क्या है? कोएर्सिविटी। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। H की वो वैल्यू जो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज करने में लगी क्या कहलाएगी? कोएर्सिविटी। दिस OC, ये H की वो वैल्यू है जो आपको अपोजिट डायरेक्शन में देनी पड़ी क्या करने के लिए? आयरन को पूरा डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मतलब आयरन के B को 0 करने के लिए। यहां तक का ग्राफ क्लियर? बस यही अब दूसरे डायरेक्शन में क्या होगा? दूसरे। ठीक है, अब तुम एक काम करो, H की वैल्यू और बढ़ाते जाओ दूसरे डायरेक्शन में, तो आपका मटेरियल दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना चालू हो जाएगा। नाउ द B विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो, ये जैसे जैसे H बढ़ाया वैसे वैसे B क्या होने लगा? बढ़ने लगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट? ये ऐसा ग्राफ आ रहा था, ऐसा आया, ऐसा क्या? फिर से सेम चीज होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो पाएगा। अब तुम H को इससे ज्यादा बढ़ाते रहो, B बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अब फिर से हमें H को क्या करना पड़ेगा? कम। यहां तक आते आते आयरन मैग्नेटाइज हो चुका है मैक्सिमम अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? अपोजिट। अब तुम क्या करोगे? फिर से H को कम करना चालू करोगे तो B कम होना चालू होगा। करो, यहां से मैंने H को फिर से कम करना चालू किया तो मेरा B भी क्या हो रहा है? कम। फिर वही सेम कंडीशन आएगी, H तो 0 हो जाएगा बट B 0 नहीं होगा। अगेन OE इज द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टू सस्टेन सम मैग्नेटिज्म व्हेन H इज इक्वल्स टू 0 अपोजिट डायरेक्शन। उसने फिर से क्या किया? मैग्नेटाइजेशन को सस्टेन किया। अब तुम्हें इसको फिर से क्या करना है? 0 बढ़ा दो। ये लो, देख, H को अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाना चालू किया तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका B क्या हो जाएगा? 0। दिस OF इज अगेन कोएर्सिविटी। क्या है OF? कोएर्सिविटी। अगेन द सेम ग्राफ विल स्टार्ट रिपीटिंग। दिस इज द मांझे क्या क्या कह रहे? कैसा लग रहा? अब कैसा लग रहा हो? अरे लगना छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? राइट? हाँ, एक बार और रिपीट करवा, टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत घुसा दिमाग में। क्या कर रहे हैं? सोलेनॉइड के अंदर, सुनो फिर से सुनो, सोलेनॉइड के अंदर आयरन की बार को रख रहे हो, उस आयरन की बार को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। उस आयरन की बार को हम पहले क्या बना रहे? मैग्नेट, फिर उसको आयरन की बार बना रहे, फिर मैग्नेट बना रहे, फिर उसको आयरन की बार। ठीक, कौन से दो टर्म्स उठाए हैं? H और D, राइट? यहां से ग्राफ होता है शुरू। इनिशियली जैसे ही इसमें करंट फ्लो होना चालू होगा, करंट के साथ साथ बढ़ेगा H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और H के साथ बढ़ेगा B। B के बढ़ने का मतलब है कि आपका आयरन मैग्नेट बनना चालू हो गया। बढ़ाते जाओ H। अरे भाई, आयरन एक लिमिट तक ही तो मैग्नेट बनेगा, उसके बाद तुम H बढ़ाते रहो, करंट बढ़ाते रहो, B बढ़ेगा क्या? नहीं। एक पॉइंट तक H बढ़ाने से B बढ़ा, उसके बाद B बढ़ना हो गया 1, तो हमारे H बढ़ाने का कोई फायदा है क्या? नहीं। पॉइंट A इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहलाएगा? सैचुरेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन तो देख लिया, अब देखते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। क्या देखते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन। अब हम करंट की वैल्यू को कम करना चालू करेंगे,
तो H की वैल्यू क्या होगी? कम। और H के साथ साथ B की वैल्यू भी क्या होगी? कम। हमने कम करना चालू की, S तो हमारी 0 हो गई, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हमारी पॉइंट G पे H 0 हुई है, लेकिन Y एक्सिस की वैल्यू 0 नहीं हुई। मतलब अभी H इज इक्वल्स टू 0 पे B इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपने पूरी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी आयरन से छीन ली, स्टिल आयरन के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन है, कुछ ना कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। अभी आपका आयरन पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, राइट? दिस ओजी इज कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या कहलाता है ओजी? रेसिडुअल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन to sustain the magnetism when magnetizing field intensity is 0 is called retention. Clear? Retention. हमने ठान लिया है कि हम कुछ ना कुछ करके इस आयरन को पूरा डीमैग्नेटाइज करेंगे। कैसे करें? अब S तो 0 कर दी, H को अगर उसी डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो मैग्नेटाइजेशन फिर बढ़ने ही लगेगा। एक काम करो, H को अपोजिट डायरेक्शन में देने लगो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या कर दो? चेंज। व्हेन यू विल गिव द H इन अपोजिट डायरेक्शन, अब तुम्हारा ये जो B है ये और डिक्रीज होना क्या होगा? चलो एक पॉइंट ऐसा आएगा, H को आप अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हो, आपका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या हो जाएगा? 0। तो H की वो वैल्यू जो आपने अपोजिट डायरेक्शन में दी आयरन को पूरा डीमैग्नेटाइज करने के लिए, क्या कहलाती है? कोइंसिडेंस। दिस OC इज कॉल्ड कोइंसिडेंस। क्या है OC? कोइंसिडेंस। C तक पहुंचते पहुंचते आपका आयरन पूरी तरीके से डीमैग्नेटाइज हो गया। H की आपने अपोजिट डायरेक्शन में कुछ वैल्यू दे दी, कुछ दे दी, उसको और बढ़ा दो, उसको और बढ़ा दो। तो जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में और H बढ़ाया तो हम ये देख रहे हैं कि अब आपका आयरन दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना क्या हो गया? चल, नाउ इट अगेन स्टार्ट्स बिकमिंग द मैग्नेट, बट विद द नॉर्थ साउथ पोल, या नॉर्थ यहां साउथ यहां था, तो अब साउथ यहां नॉर्थ यहां आ जाएगा, राइट? तो इट अगेन स्टार्ट्स मैग्नेटाइजिंग। फिर वही चीज रिपीट होगी, एक पॉइंट तक दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। अब तुम B को बढ़ाओगे या H को बढ़ाओगे तो आपका B बढ़ेगा क्या? अगेन B इज कॉल्ड सैचुरेशन। फिर कम करने लगो, फिर कम किया तो देखा कि E तक पहुंचते पहुंचते आपने H को फिर से 0 कर दिया, लेकिन आपका B फिर से 0 नहीं है। अगेन आयरन इज सस्टेनिंग सम काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म इन अपोजिट डायरेक्शन, विच इज अगेन कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ, एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिटेंटिव। फिर से हमें 0 करना, फिर आप H को दूसरे डायरेक्शन में क्या करो? बढ़ाने लगा, 0 हो जाएगा। अगेन द सेम ग्राफ विल स्टार्ट, राइट? ये मान लो एक्सेस है, तो आपकी H पहले ऐसी जा रही, फिर ऐसी आ रही, फिर ऐसी जा रही, और फिर ये, दिस इज H, ये गई, वापस आई, दूसरे डायरेक्शन में गई, दूसरे डायरेक्शन से वापस आई, फिर जिस डायरेक्शन में गई थी फिर उस डायरेक्शन में। समझ रहे? H का बार बार डायरेक्शन क्या हो रहा है? दिस इज मैग्नेटाइजेशन। हाँ, कोएर्सिविटी इज OC। H की वो वैल्यू जिसके कारण आयरन पूरा डीमैग्नेटाइज हो रहा है, इस कोएर्सिविटी। हाँ, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो। हाँ, पोलरिटी। हाँ हाँ, तो वही तो पोलरिटी का मतलब ही तो डायरेक्शन, तो करंट नहीं चेंज। अच्छा, करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे, पोलरिटी चेंज करो। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव। H क्या कह रहे हैं वो बताना सर। हर मटेरियल के लिए यही रहेगा कि चेंज होगा। कोई देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कोई स्पेशल केस नहीं है। कर्व ऑलमोस्ट ऐसा बनेगा, कभी कर्व बड़ा हो सकता है, कभी छोटा हो सकता है, बट यही रहेगा। देखो, अभी अपन आगे चल के इसकी और प्रॉपर्टीज देखेंगे। एनर्जी लॉस,
वो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। तो कभी ये कर्व सकरा हो जाता है, कभी ये चौड़ा। अभी अपन देखेंगे, राइट। तो बस वो चीज और कुछ नहीं है, कर्व सेम रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। फिर भी फिर कुछ नहीं, फिर आयरन ऐसा आयरन वर्क करेगा, फिर जीरो रहेगा। क्या? नहीं, कहीं नहीं जाएगा तब। एच जीरो हो जाएगा, लेकिन उस एच ने अपना काम कर दिया ना। आयरन को पूरा क्या कर दिया? डीमैग्नेटाइज। अब आयरन को अगर मैग्नेटाइज करना है तो आपको एच देनी पड़ेगी। तो यहां पे आके आयरन पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया, तुम एच जीरो कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयरन एज अ आयरन ही रहेगा। मतलब इसके फिर उल्टा ग्राफ ले जा रहे हो। उल्टा कैसे जाएगा? मतलब अब तुम अगर एच को कम करोगे तो अब डी नहीं बढ़ेगा, अब वो अपोजिट ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, यहां से ऊपर नहीं जा सकते। भले तुम यहां से एच को जीरो कर दो, कम कर दो, एक बार पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया ना, तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। अगर तुम्हें यहां से सेम में करना है तो एच का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यहां से मान लो तुम्हें फिर से उल्टा जाना है तो फिर पोलरिटी करंट की क्या करनी पड़ेगी? चेंज। वरना और कुछ नहीं होगा। पॉइंट ए पे सर्किट को तोड़ दो। बिल्कुल अब तुमने नहीं, आयरन पूरा आयरन नहीं बनेगा, हाँ थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन सस्टेन करेगा, वही वहीं पहुंचेगा जी पे। सर्किट को तोड़ो, चाहे धीरे धीरे करंट कम करो, तुम्हारा आयरन जी पे पहुंचेगा। परमानेंट मैग्नेट अभी अभी अपन कॉन्सेप्ट करेंगे परमानेंट। हाँ वैसे नहीं, डायरेक्टली वही ना, प्रोपोर्शनलिटी इनकी डायरेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी नहीं करते, स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते। नहीं नहीं, हाँ तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना, कभी तुम्हारा नॉर्थ साउथ बनेगा, कभी तुम्हारा साउथ नॉर्थ। हाँ ये पोल्स मतलब कैसे ही बना रहे हो? हाँ आधा बना है, हाँ हाँ ठीक है, देख सकते हैं। हाँ तो फिर मैग्नेट, हाँ तो यही तो परमानेंट मैग्नेट ही तो बना रहा है अपन। ये क्या कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट ही तो बना रहे हैं, तो वो फिर सेम हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिज्म इसका। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल डेवलप कर लो, रहेगा रहेगा, जाएगा नहीं। लिखिए हिस्टेरेसिस कर्व, मैग्नेटाइजेशन कर्व। ये कर्व बनाओ साइड में, जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं वही पॉइंट्स लो। ये आपका ए है, ये आपका एफ, ये ई, सी, ओ, जी, ये आपका डी है। अल्लाह का इस एक्सिस पे H, इस एक्सिस पे B, यहां पे भी H, यहां पे B, बात तो वही है। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो? H, वाई एक्सिस पे B। वेक्टर बनाओ तो दिक्कत नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट था ना? हाँ दिस इज द रियल फिजिक्स। ये अच्छा उसमें, हाँ हाँ उसमें पॉइंट ज्यादा है, इसमें सिंपल है। हाँ ये लेकिन हम लोग को अपने टाइम पे नहीं समझ में आया था, तो हम लोग को पेपर में आया था, याद करके गए थे तो लिख गए। आता है ये आएगा, पक्का आएगा ग्राफ। परमानेंट मैग्नेट से एक क्वेश्चन 201% आएगा। इसमें ज्यादा अपन को क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, आपको जो नोट्स में थ्योरी लिखवाई गई है दैट इज मोर देन सफिशिएंट।
इसी में से आपको एक दो क्वेश्चंस आएंगे। बस कल हॉलीडे है कल सैटरडे यार। वो पीएम मोदी ने दिया है ना, नेशनल मॉर्निंग है। शिंजो आबे को गोली मार दी, नहीं सुन? जापान के एक्स पीएम को। अभी नहीं आया मैसेज। कौन सा? जिसने मारी पता नहीं, छोटा ही लड़का था। चेस्ट नहीं शूट किया। नहीं अभी ग्राफ बनाओ। कंसिडर हॉलीडेज बहुत हो गए यार, 2 दिन की अभी बेफालतू की चलेगी, है ना? पढ़ लो थोड़ा रेगुलरली, चैप्टर हो जाए तो उसके बाद देखते हैं। हाँ, सिलेबस भी फिर अक्टूबर नवंबर चला जाएगा तो चले। नो, नॉट टू स्किप द टेस्ट. Test is not of its usual date, but it would be soon. So what? 11 से पेपरों का इस टेस्ट से क्या है? पेपर के लिए तो पढ़ते हो, इस टेस्ट के लिए पढ़ के आते हो। Consider a solenoid. Consider a solenoid having ferromagnetic ब्रैकेट में लिखो आयरन, ब्रैकेट क्लोज, कोर, CORE, कोर। क्यों नहीं लिख रहा है? अरे तो मांग लो तुम इतनी देर से, तो मंगा नहीं पा रहे हमसे। फेरोमैग्नेटिक कोर, inside it full stop। लिखिए पॉइंट नंबर 1, टू स्टार्ट विथ comma the iron core is placed in a solenoid having no current, full stop। as the current increases comma the H vector, H के ऊपर वेक्टर, ब्रैकेट में लिखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट क्लोज, also increases and hence magnetic induction ब्रैकेट में B वेक्टर
also increases. Also increases. First off, पैरा चेंज इसी पॉइंट के अंदर पैरा चेंज, बट further increase in H, further increase in H के ऊपर वेक्टर लगा will not change the value of, will not change the value of B. First up, thus point A is called saturation point. Saturation point. First off, point number 2. चलो कल लिखें.